बीजेपी ने अपने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा में नहीं भेजा है, उनको राज्यसभा की कंफर्टेबल सीट से बाहर कर दिया है। ये चेहरे आपके सामने, राजीव चंद्रशेखर, मनसुख भाई मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, ये ऐसे लोग हैं जिनको चुनावों में बीजेपी उतारने की तैयारी करी है। 7 मंत्री हैं जो अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, राज्यसभा में थे, लेकिन इनको जाहिर तौर पर अब ये तय कर दिया गया है कि आपको अगर चुनावी राजनीति में रहना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि राज्यसभा के नॉमिनेशंस आज पूरे हो चुके हैं। पुरुषोत्तम रूपाला एक और ऐसे मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव एक और ऐसे नाम है, नारायण राणे एक और नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और नाम है, जिनको अब चुनाव लड़कर संसद में पहुंचना होगा। ये बहुत दिलचस्प बातचीत हो गई है। मेरे पास 2 खास मेहमान हैं, उनके साथ चर्चा को शुरुआत करूंगा। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद अग्निहोत्री जी अमर उजाला की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में हमारे साथ हैं इस वक्त एक और मेहमान के तौर पर रामकृपाल सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप नवभारत टाइम्स के संपादक रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अब पहला सवाल रामकृपाल जी मेरा आप ही से है, और वो ये कि क्या यूपी में, क्योंकि आप यूपी की राजनीति में पकड़ रखते हैं, गांधी परिवार का क्या पलायन का वक्त आ गया है यूपी में? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसे पलायन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक यथार्थ ये है, एक तो सोनिया जी ने आज जो चिट्ठी लिखी है वो सही भी है कि जिस तरह से स्वास्थ्य उनका है और जो सारी चीजें हैं, लेकिन अंदर की एक सच्चाई ये भी है। देखिए, 2019 की बात छोड़ दीजिए, 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, दोनों जगह पे कांग्रेस 3rd पोजीशन में रही है। और ऐसा नहीं है कि 2022 में अभी भी चुनाव हुआ है, 24 में डिपेंड सारी चीजें ये करती थी कि समाजवादी पार्टी से अभी ये भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस का कोई अलायंस हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक दुविधा की स्थिति तो है गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में। और अगर प्रियंका जी को वहां उतारा जाता है तो भी डिपेंड ये करेगा कि समाजवादी पार्टी उनके लिए वॉकओवर करती है, देती है उनको कि नहीं देती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अलग हट भी जाती है तो भी आप समझ लीजिए कि जो 2022 का भी असेंबली के चुनाव हुए थे, उसमें सारा जो देख करके ये लगता है कि कांग्रेस वहां पे वो स्थिति में नहीं है। अब ये ठीक है, चूंकि परिवार आज उनकी एक बहुत मार्मिक अपील भी रही है रायबरेली के लोगों से, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन भी जो है, बहुत बड़ा हालत है वो तो ये है कि बिल्कुल कांग्रेस के लिए अब जो वेट सोनिया गांधी और राहुल गांधी का था, अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं आते हैं मान लीजिए, और प्रियंका रायबरेली से लड़ती भी हैं, तो भी वो चीज नहीं रहेगी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक जमाने में जब दोनों चुने जाते थे, वो स्थिति नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं रामकृपाल जी। और गांधी परिवार के लिए ये इमेजिन करना आम आज की वोटर के लिए कि अमेठी, रायबरेली और यूपी जैसी जगह पे गांधी परिवार नहीं दिखेगा। लेकिन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और शायद आप उस पर हमसे बेहतर रोशनी डाल पाए, जिस तरीके से यूपी में संजय सेठ साहब का नॉमिनेशन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आज आखिरी दिन पे, क्या आपको लगता है कि सपा के लिए भी चिंता की बात हो गई है? क्योंकि संजय सेठ साहब तो सपा में थे, सपा के सांसद रहे, सबको जानते हैं, और वो धनाढ्य वर्ग से आते हैं, कारोबारी आदमी हैं। कितना मुश्किल होगा और कौन फंसेगा? किसका चुनाव, रामजी लाल सुमन साहब का या आलोक रंजन का? देखिए सुमित जी, पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन में जरा रायबरेली अमेठी वाले पे बोलना चाहूंगा जी, कि ऐसा नहीं है कि पहली बार गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार रहा नहीं हो सकता है या नहीं है। 1980 में जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली छोड़ा था, मेडक सीट से वो उन्होंने रिटेन की थी, तब अरुण नेहरू वहां से लड़े थे और वो जीते थे। और इसी तरह 84 में शीला कौल लड़ी थी। फिर 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद अमेठी से सतीश शर्मा लड़े। बाद में 96 में जो है सतीश शर्मा जो है वो चले गए वहां, रायबरेली से लड़े और जीते। तो कुल मिलाकर के ये पहले भी बीच बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स गांधी परिवार की तरफ से होते रहे, गैर गांधी वहां से आते रहे हैं। तो इस बार भी अगर मान लीजिए प्रियंका जी लड़ती हैं और राहुल जी अमेठी से न लड़के किसी को लड़ाते हैं, तो वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही माना जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी छोड़ेगा। ये मेरा अपना थोड़ी बहुत जानकारी भी है और थोड़ा वो है। बाकी रामगोपाल जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, पार्टी की स्थिति इस वक्त बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके और बहुत सारे कील काटे दुरुस्त करके ही वो मैदान में उतरेंगे। अब राज्यसभा चुनाव की अगर बात है, पर एक चीज, सॉरी मैं बीच में काउंटर कर रहा हूं आपको विनोद जी,
सोनिया गांधी जी जो अगर रायबरेली लड़ती तो उनके लिए चुनाव जीतना अपने दम पर, अपने काम पर, अपनी लोकप्रियता पर ज्यादा आसान रहता, बजाय प्रियंका गांधी की जो बिल्कुल अभी पहली बार अगर लड़ती हैं तो। आपको नहीं लगता? दूसरी बात, क्या सोनिया गांधी जी का चुनाव के वक्त में दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाना ये कांग्रेस के ओवरऑल कार्डर को, यूपी की तो मैं बात ही करता हूं, लेकिन ओवरऑल कार्डर को डिमोरलाइज नहीं करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में डिमोरलाइज होना और मॉरलाइज होने कोई फर्क कांग्रेस में पड़ना नहीं है। जिस पार्टी की 2 सीटें हो विधानसभा में, अगर बहुत मॉरल बढ़ा भी दे सोनिया गांधी तो कितना फर्क पड़ जाएगा। इससे बेहतर है राजस्थान के काडर का मॉरल मॉडल हो जाए, जहां अभी भी 40% ज्यादा वोट है कांग्रेस पार्टी का, और हो सकता है अगर मॉरल बढ़ जाए तो कुछ लोकसभा की सीटें निकल जाए। तो मुझे लगता है उस हिसाब से राजस्थान जाना उनको ज्यादा ठीक है। उत्तर प्रदेश में लड़ती भी रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो कौन सा कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा जो है फायदा मिल गया। तो इसलिए मैं कहता हूं उस दृष्टि से। तो वह संजय सेठ वाली बात जहां तक है, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले भी राज्यसभा चुनाव फंसते रहे हैं इस तरह से, और उसमें कई बार धनपति आकर के इस तरह चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। कभी कभी कांग्रेस पार्टी ने एक बार बिरला जी को भी चुनाव लड़ाया था, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश से, रामपाल जी को याद होगा। और दिलचस्प बात यह है कि वो चुनाव हार गए थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि धनपति हमेशा जीत ही जाते हैं। तो इस बार कौन फंसेगा? संजय सेठ के सामने कौन फंसेगा? मुझे लगता है शायद आलोक रंजन। मुझे लगता है आलोक रंजन। पूछिए क्यों? क्योंकि जया बच्चन वीवीआईपी कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के लिए, और रामजी लाल सुमन जो है पुराने समाजवादी है, दलित चेहरा है, तो उनको भी श्योर और अच्छे वक्ता है। आलोक रंजन को दिया है अखिलेश जी ने, पूर्व नौकरशाह है, तो उनको वही रहेंगे तीसरे नंबर पे, लड़ाई उन्हीं के साथ मैं होगी। क्विक रिएक्शन रामगोपाल जी का रहता हूं, उन्होंने हाथ उठाया, मेरे पास वक्त की लिमिटेशन है। विनोद जी, रामगोपाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? 30 सेकंड। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो 8वां कैंडिडेट उतारा है, संख्या के हिसाब से उसको 6 या 7 वोट चाहिए, और कर्नाटक में भी यही स्थिति है, 6 या 7 वोट चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी समाजवादी पार्टी के अंदर नाराजगी है, आप ये देखिए ना कि पीडीए का मामला, वो पीडीए का नारा लगाते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अब इसमें बताइए, नहीं, जया को लेकर के जितनी बुरी तरह से नाराजगी है, जया और आलोक रंजन जी, उसमें अगर कोई पिछड़ा वाकई है वो सुमन जी है सारे, और उनका जमीनी नेता है, आधार है। इसके अलावा जो दोनों हैं, इनको दोनों को लेकर के बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी में नाराजगी है। तो इसलिए ये कह देना कि अभी क्या होगा, नहीं होगा, चूंकि नाराजगी तो जया को लेकर के है और आलोक जी को लेकर के, सुमन जी को लेकर के नहीं है जी। इसलिए बहुत ही मुश्किल काम है। और जैसा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं कह रहा हूं लोकसभा चुनाव के लिए हमको तो मई का इंतजार करना पड़ेगा, 15-20 मई को क्या होगा, वक्त की कमी है। माफी चाहूंगा विनोद जी, मैं टोक रहा हूं आपको। आपके पास जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आप दोनों यूपी के धुरंधर पत्रकार हैं और यूपी की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपके पास बहुत अच्छी टिप्पणियां भी होंगी बोलने के लिए, पर शुक्रिया, वक्त की कमी है। विनोद जी मैं सुन नहीं पा रहा हूं, शायद ऑडियो की दिक्कत है। विनोद जी और रामगोपाल जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।